हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल ऑडिटिंग का सब्जेक्ट। आज का जो वीडियो है वो पेरोल चेकिंग के बारे में है। पेरोल का मतलब होता है सैलरी की चेकिंग, यानी कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी पैसा दे रही है उसको सैलरी बोलते हैं। उसकी चेकिंग आज हम करने वाले हैं इन केस ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑडिट। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक रियल कंपनी का रियल वर्क पेपर, पेरोल का वर्क पेपर यानी कि सैलरी का वर्क पेपर, और उसकी चेकिंग आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, अभी लिखे हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो सैलरी होती है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मतलब बोलने के लिए हम सैलरी बोलते हैं, बट जनरली जो है वो कई टुकड़ों में बटी होती है। पहला उसमें होता है बेसिक सैलरी, उसके बाद होता है हाउस रेंट अलाउंस जो कंपनियाँ देती है, उसके बाद होते हैं अलग अलग टाइप के अलाउंसेस, सप्लीमेंटल अलाउंसेस, मैनेजर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अलग अलग टाइप के अलाउंसेस होते हैं। और हर कंपनी कुछ देती है कुछ नहीं देती है। मतलब जो भी पैसा दे रही है उसको किस नाम से देना है वो कंपनी के ऊपर रहता है। कई कंपनी मैनेजर अलाउंस बोल कर देगी, कई सप्लीमेंट्री अलाउंस बोल कर देगी, कई कन्वेंस अलाउंस बोल कर देगी। मतलब हो सकता है 5 या 6 टाइप के अलाउंसेस आपको दिए जाएँ अलग अलग टाइप के, और आपका टोटल सैलरी को उसमें ब्रेक कर दिया जाए। इसके बाद मेडिकल रीइंबर्समेंट भी जनरली देखने को मिलती है, मेडिकल रीइंबर्समेंट, और लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलती है, जहाँ पर कि आप अगर ट्रैवलिंग करते हैं अपनी फैमिली के साथ डोमेस्टिकली तो उसके बिल को जो है रीइंबर्स कर दिया जाता है। इसके साथ में जो है एम्प्लॉयर आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा भी देता है। इसमें ये होता है कि जो भी आपकी सैलरी होती है उससे एक पोर्शन पीएफ का कटता है और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होता है। पर जितना पैसा आपका कटता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से आपके लिए देता है। और साथ में इसमें होता है ग्रेट्युटी का पोर्शन। ग्रेट्युटी जो है वो एक फ्री वॉलंटरली सर्विस होती है कि भाई कई कंपनीज देना चाहें तो दे सकती है, बट आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि कंपनीज पहले ही डिस्क्लोज कर देती है कि हम ग्रेट्युटी का कितना पोर्शन रखेंगे, और उसको जो है टोटल सैलरी कंपोनेंट का पार्ट बना देती है, यानी सीटीसी का पार्ट बना देती है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, कि अगर कंपनी ये पैसा देगी तो कंपनी को ये खर्चा है, इसके लिए वो आपको ऐड कर ही आपका पैकेज बताते हैं। साथ में जो है कंपनी कुछ वेरिएबल पे भी दे सकती है जो आपकी फिक्स्ड सीटीसी यानी कि फिक्स्ड सैलरी का पार्ट नहीं है। ऊपर जो चीज़ें थी वो तो मिलेगी, नीचे आपको एक्स्ट्रा और चीज़ें मिल सकती है, जिसमें कि एक बोनस आता है। बोनस तो आपको पता ही है, बोनस एक्ट में लिखा है जिनकी सैलरी कम होती है उनको कुछ बोनस मिलेगा, बट कंपनी जो है वो सब लोग को बोनस देती है जितनी भी सैलरी है। जैसी आपकी परफॉर्मेंस हुई है तो फिक्स सैलरी के कंपोनेंट पर एक परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है बोनस के नाम पर। साल में जनरली एक बार पे होता है, कितना होगा डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। एक्स ग्रेशिया जो है एक वॉलंटरी पेमेंट है, भाई एक अलग नाम दे दिया। कंपनी को स्वेच्छानुसार कुछ पैसा देना चाहे कुछ एम्प्लॉयज़ को तो दे सकती है, जो कि सैलरी कंपोनेंट का पार्ट नहीं है फिर भी दे सकती है, तो उसको एक्स ग्रेशिया बोल लेते हैं। स्टाफ वेलफेयर, कोई आपने जो है खाना पीना मंगा लिया स्टाफ के लिए, कोई पार्टी कर ली, तो ये सारे खर्चे क्या हैं, ये सैलरी पे तो नहीं थे, बट इवेंट हुआ या फिर एम्प्लॉयज़ ने कहा कि भैया अगर हम 7 बजे के बाद रुकेंगे तो कुछ आप जो है हमें खाने पीने का दे दो, तो कंपनी जो एक्सपेंस करती है एम्प्लॉयज़ के लिए, पैसा नहीं दे रही एम्प्लॉयज़ को, वो खाने पीने का सामान ही ला कर दे रही है। जो ऑर्डर किया वो डायरेक्टली पेमेंट कंपनी कर रही है, बट उसका तो खर्चा हो रहा है, तो उसे बोलते हैं स्टाफ वेलफेयर। तो एज एन ऑडिटर जब आप चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि सारी चीज़ें जो एम्प्लॉय के लिए करी जा रही है, जो भी खर्चे रिकॉर्ड हो रहे हैं वो एप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है, उसका एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। इसके अलावा जो इसमें 2-3 लीगल कंप्लायंसेस भी आते हैं, जैसे कि आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा जो आपका टीडीएस है, यानी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने से पहले जिनकी सैलरी ज़्यादा बनती है उसमें टैक्स का कुछ पोर्शन आपको डिडक्ट करना पड़ता है, और जो भी पोर्शन आप डिडक्ट करेंगे वो सरकार को आप जमा कराएंगे। तो मंथ वाइज जो है आपको देखना पड़ेगा टीडीएस की कैलकुलेशन ठीक हो रही है नहीं हो रही, जमा हो रहा है नहीं हो रहा है, चालान से मैच करना पड़ेगा। क्वार्टरली रिटर्न से भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी रिपोर्टिंग ठीक है कि नहीं है। और जो प्रोविडेंट फंड है वो भी कंपनी आपका डिडक्ट तो करेगी, उसमें फिर अपना पैसा भी एम्प्लॉयर मिलाएगा और दोनों पोर्शन को जमा भी कराएगा। तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो उसकी ड्यू डेट है हर महीने वो जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा। साथ में कुछ और चीज़ें हैं, जो आपका स्टाफ है, बहुत जगह पर कंपनीज परमानेंट स्टाफ को भी रखती है और ज़रूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को भी रखती है, यानी टेम्प्रेरी स्टाफ को, कि आप 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे साथ काम कर लो, आप 6 महीने के लिए हमारे साथ काम कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, जो कि 1 साल के लिए और रिन्यू हो सकता है अगर कंपनी को ज़रूरत हो तो उसमें क्या होता है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कंपनीज निकालती नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एम्प्लॉय को छोड़ना पड़ता है। तो ये फ़र्क होता है परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ में। इसके बाद जो है न्यू जॉइनीज़ हैं, बहुत जगह पर ये देखेंगे कि कंपनीज़ में कुछ लोग छोड़ कर जाएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे।
तो जो भी न्यू ज्वाइनीज है उसमें आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, उनका अपॉइंटमेंट लेटर ठीक था कि नहीं था, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के प्रॉपर सर्टिफिकेट लगे हैं कि नहीं लगे, कंपनी ने बैकग्राउंड चेक कराया है कि नहीं कराया, कंपनी की पॉलिसी में है कि नहीं है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ से कोई साइन अंडरटेकिंग ली है कि नहीं ली कि आप जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल ठीक है, आपने जो सीवी दिया है यानी कि आपने जो रिज्यूमे दिया है, अपने बायोडाटा दिया है, उसको साइन कर दिया है कि बिल्कुल आप उसे एग्री करते हैं कि उसमें जो डिटेल्स लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारी आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। आपने जो पिछला एम्प्लॉयर था आपका, उससे आप रिलीविंग लेटर लाए हैं कि नहीं लाए, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। एचआर का ये प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा जब आप पेरोल की चेकिंग करेंगे। और जो एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं छोड़कर, उनको कंपनी ने रिलीविंग लेटर दिया है कि नहीं दिया, उनके छोड़ने के बाद उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया है कि नहीं किया, यानी कि जितने दिन उनके एंड के बच गए थे जिसमें सैलरी उनको नहीं मिली क्योंकि वो छोड़कर चले गए, वो सब उन्होंने पूरा प्रोसेस करा है कि नहीं करा, टाइम पर किया है कि नहीं किया, ये आपको देखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है यार, इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसको चेकिंग कैसे करी जाए। तो देखो यहाँ तो बहुत सारी आप शीट देखेंगे, मैं अगर आगे आगे बढ़ते रहूँगा तो इतनी सारी शीट है पेरोल चेकिंग में, पर मैं आपको एक ट्रिक से, एक अलग तरीके से जल्दी कैसे चेक किया जाए वो सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, आप बस सुनते जाइएगा और आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको देखते जाइएगा। नोट करना है तो आप कर सकते हो, ताकि ये प्रोसीजर आपकी कॉपी में नोट डाउन हो जाए, पॉज करके यू कैन नोट इट डाउन। सबसे पहले आप ना कंपनी को बोलेंगे कि भैया जो हर महीने आपका हेड काउंट है ना, हेड काउंट मतलब कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके वहाँ पर थे, परमानेंट एम्प्लॉयज़ ले सकते हो और इंक्लूडिंग टेम्प्रेरी ले सकते हो, जैसा भी आप करना चाहो। ये दोनों का अलग अलग बना सकते हो कि परमानेंट कितने थे और टेम्प्रेरी कितने थे, दोनों का अलग अलग भी बना सकते हो। क्या होगा इस डेटा से, इस डेटा से आप एक एक्सपेक्टेशन बना पाएंगे। एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि यार अगर आपका हेड काउंट 140 लोग हैं और उनको एक महीने की सैलरी, लेट्स से कि यहाँ पर 22 लाख रुपए लिखा है, तो 22 लाख रुपीज़ या 23 लाख रुपीज़ प्रोसेस हो रही है, तो एक बंदे को कितनी सैलरी यहाँ मिल रही है एक महीने में। तो ऑन एन एवरेज 16,000 रुपीज़ मंथली सैलरी पर बंदा निकल कर आ रही है। तो आप एक्सपेक्टेशन में ये देख रहे हैं कि चलो एक महीने का मैंने बेस अगर माना, तो उस हिसाब से अगर मेरे एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं तो मेरी जो सैलरी है वो भी उनके हिसाब से आगे पीछे होती रहेगी। अगर 2 लोग नहीं आएंगे तो सैलरी का एक्सपेंस मेरा 2 बंदों के लिए बढ़ जाएगा, 3 बंदे नहीं आएंगे तो बढ़ जाएगा, 1 बंदा चले जाएगा, 3-4 बंदे चले जाएंगे, तो फिर उस महीने का सैलरी का एक्सपेंस भी मेरा कम हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने क्या किया, ये नीचे देख सकते हैं आप 16,000 रुपये जो मैंने एवरेज निकाला, जो यहाँ ऊपर भी आ रहा है आपको निकाल कर दिखाया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया हेड काउंट से, जो उस पर्टिकुलर मंथ का हेड काउंट था, एवरेज आ रहा था कि उस महीने में इतने लोग थे, ऑन एन एवरेज इतने बंदे वहाँ काम कर रहे थे। उस हिसाब से मैंने क्या किया, एक टोटल बना लिया एक्सपेक्टेशन कि अगर एक महीने की सैलरी ठीक है तो हेड काउंट के हिसाब से 12 महीने की सैलरी कम से कम मेरी जो है 2 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, 2 करोड़ 70 लाख होनी चाहिए। फिर मैंने देखा जो सैलरी शीट मुझे कंपनी ने दी है और उसमें उन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये तो एवरेज है कि भाई ठीक है एक महीने में इतना होता है, इतने हेड काउंट आपके होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। और कंपनी ने जो एक्चुअली में एक्चुअल डेटा पर कैलकुलेट करा है, भाई कोई एम्प्लॉय बीच में चले गया तो उसका वहीं तक का सैलरी होगा, किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई तो फिर उसको भी वहाँ पर उन्होंने अकाउंट किया होगा। तो वो सारी चीज़ एक्चुअल जो है उससे कंपेयर करा तो बस 1 लाख रुपए का डिफरेंस आया, मतलब 2 करोड़ में 1% का भी डिफरेंस नहीं है, 0.5% का डिफरेंस है। तो इससे ये पता लग गया कि अगर एक महीने की कैलकुलेशन ठीक है तो उस हिसाब से जो पूरे साल का एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी ने ठीक ही किया है, मतलब कि मोटा मोटी सारा सैलरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा अगर एक महीने का ठीक है तो। अब एक महीने का भी आप तो पूरा चेक नहीं करेंगे, आप तो सैंपल पर चेक करेंगे। वो चीज़ें कैसे की जाएगी, देखिए वो भी बहुत सिंपल है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको पहले इसका एक वॉक थ्रू करना है। वॉक थ्रू क्या होता है, इसमें आपने एक एम्प्लॉय को उठाया, एम्प्लॉय का नाम मैंने चेंज कर दिया, फिक्टिशियस नाम है, एक्चुअली में नाम कुछ ना कुछ था, मैंने सिर्फ नाम को चेंज करा है, बाकी चीज़ें सेम है क्योंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकते कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर उस व्यक्ति का हमने पूरा चेक करा वॉक थ्रू की, जो आपका एसओपी बना है, जो एचआर ने बोला कि भाई देखो जब भी एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ होगा तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर हमने दिया होगा, उसने भी साइन किया होगा, हमने भी साइन किया होगा, अगर उसका प्रमोशन हुआ है, अगर उसकी सैलरी बढ़ी है तो हमने इंक्रीमेंट का लेटर भी दिया होगा, तो हमने वो भी देखा। फिर हमने देखा कि जो सैलरी है, जो मार्च 14 की सैलरी थी, मतलब कि जो 2014 में मैंने ऑडिट करा तो लास्ट मंथ की जो सैलरी थी
वो बिल्कुल ठीक से प्रोसेस हुई है कि नहीं हुई। उसके जो पहला मंथ था उसकी जो सैलरी है, वो जो इसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया या इंक्रीमेंट लेटर उसका बाद में दिया गया, उसके हिसाब से प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ। और जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन यानी टीडीएस और पीएफ का डिडक्शन करना था, वो इसका प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने एक एम्प्लॉय का सारी चीज़ें चेक कर ली कि प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा मैंने और क्या चेक करा, मैंने इसकी कुछ महीनों की, सारे महीनों की नहीं, कुछ महीनों की इसकी जो सैलरी प्रोसेस करी है वो मैंने यहाँ पर लिखी। उसके बाद मैंने उसको मैच करा कि भैया जो सैलरी शीट प्रिपेयर होती है वो अटेंडेंस के हिसाब से प्रिपेयर होती है कि नहीं होती। समझ रहे हैं आप, कोई इंसान 30 दिन में से 20 दिन आया तो उसको सैलरी 20 डेज़ की मिलेगी, 30 डेज़ की नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उसकी लीव बनती है और उसने लीव ले रखी है तब उसको पूरा मिल जाएगा। एक्सेस लीव हो गई तो फिर सैलरी कटेगी। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करनी होती है कि उसकी जो सैलरी है वो एज़ पर अटेंडेंस शीट है। तो आपको अटेंडेंस शीट लानी पड़ती है, सैलरी शीट लानी पड़ती है। अटेंडेंस प्रॉपर कैसे हो रही है, बायोमेट्रिक से हो रही है या कहीं पर रजिस्टर में एंट्री होती है, आपको वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हो आप। अगर उस कंपनी में सीसीटीवी फुटेज है तो आप सैंपल पर ये भी चेक कर सकते हो कि भाई ये एम्प्लॉई, ये बंदा एक्चुअली में गेट के अंदर आते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आप किसी भी हद तक जा सकते हो सैंपल पे चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि कंपनी के कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं है। तो आपने जो है अटेंडेंस के रिकॉर्ड भी प्रॉपरली देखे। उसके बाद आपने ये देखा जो सैलरी शीट है जिसके बेसिस पर, जिसमें कि सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल आती है, पर मुझे उसमें से सिर्फ ये देखना है कि ये वाला जो एम्प्लॉई है, इस एम्प्लॉय का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक बंदे पर चेक कर रहा हूँ। और जो सैलरी शीट है वो एचआर के हेड ने अप्रूव करी है कि नहीं करी, क्योंकि सैलरी प्रोसेस होने से पहले एचआर भी जो है सारी चीज़ें अप्रूव करते हैं। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजते हैं कि भैया इसको प्रोसेस कर दो, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करते हैं। फिर आपने ये भी चेक करा कि सैलरी शीट जो है उसमें, सैलरी शीट जो है उसमें डिडक्शंस वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि वो भी जो है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करेगा डिडक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। तो आपने उसका A to Z सारी चीज़ें चेक कर ली, एचआर के जो प्रोसेस हैं वो सब कुछ आपने चेक करे। जो आपने वॉक थ्रू करा, आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके कलेक्ट करे, इंक्रीमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर प्रूफ्स थे, तो आपको पता लग गया कि वहाँ पे कंट्रोल ठीक है कि नहीं है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो नए ज्वाइनीज़ आ रहे हैं, जो भी नए ज्वाइनीज़ आ रहे हैं उसमें से आपने 20-30% लोग ले लिए। ये जैसा भी कंपनी का साइज़ है उसके हिसाब से आपने डेटा लिया। भाई कहीं पर 20 ही लोगों ने ज्वाइन करा तो आपने 20 के 20 लोगों का डेटा ले लिया। कहीं पर जो है 100 लोगों ने ज्वाइन करा है तो उसमें से आपने जो है 15-20 सैंपल निकाल लिए और उनका अपना वर्क पेपर में इंक्लूड कर लिया कि मैं इनकी चेकिंग करूँगा कि ज्वाइनिंग जो हो रही है उसका प्रोसेस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो ज्वाइनीज़ हैं उनका आपने पूरा A to Z करा, भैया कब ज्वाइन कर रहे हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी, साइन CV उनसे मिला है कि नहीं मिला, ऑफर लेटर दिया है कि नहीं दिया, एक्सेप्ट करा है कि नहीं करा। समझ रहे हैं आप, उनका एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, बैकग्राउंड चेक, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वो सारे फाइल के अंदर लगे कि नहीं लगे, साइंड है कि नहीं है, और पुराने एम्प्लॉयर से रिलीविंग लेटर आया कि नहीं आया कि भैया इसने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, उसने साइन कर दिया है कि नहीं दिया। अगर कोई आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो आप चेक करो कि इनको सैलरी पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है अभी। समझ रहे हैं आप जितनी चीज़ें चेक कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। अब जब नया एम्प्लॉय आएगा तो उनका पीएफ में रजिस्ट्रेशन होगा, पीएफ कटेगा बाद में, रजिस्ट्रेशन पहले होगा, तो उसका फॉर्म 2 भरा जाता है जो भी नया एम्प्लॉय आता है। समझ रहे हैं आप, एम्प्लॉय जो है अपना नॉमिनी भी कोई बता सकता है कि भैया इन केस ऑफ एनी इवेंट मेरा जो पैसा है वो इनको दे देना, मेरा कोई नॉमिनी है। जैसे बैंक में नॉमिनीज होते हैं, कई कंपनीज रखती है भाई कोई ऐसा दुर्घटना हो गई तो आपका जो पैसा पेंडिंग है वो हम किसको देंगे, इसके लिए नॉमिनी अपॉइंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने जो है कुछ सैंपल पर चेक कर ली। अगर इसके आंसर फेवरेबल आ रहे हैं तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो गया कि भैया जो नया ज्वाइनी आता है उसके सारे प्रोसीजर कंपनी फॉलो करती है। तो जैसे आपने नए ज्वाइनीज़ का चेक करा वैसे ही आप उनका भी चेक कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से भी कुछ सैंपल ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये सारे चेक्स उन्होंने भी फॉलो करे हैं कि नहीं करे। जब उन्होंने ज्वाइन करा था उस टाइम फॉलो हुए थे कि नहीं हुए थे, या कंपनी ने उसको हटा दिया है, गायब हो गया रिकॉर्ड, किसी ने 5 साल पहले ज्वाइन करा बट अब उसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, पहले कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं कुछ सैंपल लेकर कि कंपनी ने प्रॉपर फाइल बनाई है सभी एम्प्लॉयज़ की, नहीं बनाई। न्यू ज्वाइनीज़ की तो बनानी है, एग्जिस्टिंग की भी होनी चाहिए। और जो रिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, लास्ट में जो TDS कटता है वो प्रॉपरली कटा है कि नहीं कटा, आपने जो है सर्विस सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं दिया। जब नए बंदे आए थे तो आपने उनसे मांगा था रिलीविंग लेटर, तो जब कोई यहाँ से जाएगा तो आप उनको सर्विस सर्टिफिकेट भी देंगे,
कि आपने हमारी कंपनी में कितना टाइम काम किया है, साइन कर देंगे। रेजिग्नेशन लेटर भी होगा उनका, वो भी आप एक्सेप्ट करेंगे, चाहे मेल के थ्रू हो या कैसे भी हो, सिस्टम के थ्रू हो। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी। उनका लास्ट वर्किंग डे क्या था, जो उन्होंने लिखा अपने रेजिग्नेशन लेटर में वही लास्ट वर्किंग डे आ रहा है, उसी दिन तक का जो है सैलरी कैलकुलेट हुई है। अटेंडेंस शीट में भी उनका वहीं तक का रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये सब आपने चेक करा। इससे क्या हो गया, इससे आपको क्लैरिटी मिल गई कंपनी में कंट्रोल कैसे हैं। और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, सैम्पल पर आप कुछ एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं और उनकी सैलरी का रिकम्प्यूटेशन कर सकते हैं। यानी कि उनको जो सैलरी पूरे साल में मिली है, उस पूरी साल की सैलरी का अगर बीच में इंक्रीमेंट हुआ है तो सैलरी बढ़कर मिलेगी उस वाले महीने से। भाई अप्रैल में हुआ आपका स्टार्ट हुआ साल और नवंबर में आपका इंक्रीमेंट हो गया, तो नवंबर से लेकर फिर आपका जो अगला मार्च आएगा तब तक आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। तो जब भी साल में एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, उससे पहले का और उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद भी आप पूरा एक रीकैलकुलेशन कर रही हैं। व्यक्ति ने जब ज्वाइन करा उसका अप्रेजल किस दिन हुआ, करेंटली काम कर रहा है या छोड़कर चले गया है, नया ज्वाइनी था या एग्जिस्टिंग था, उसका बेसिक कितना था, एचआरए कितना था, आपने सारा आपने क्या किया, ऑफ़र लेटर निकाला। ऑफ़र लेटर या इंक्रीमेंट लेटर से आपने जो है खुद टाइप करके लिखा। जैसे एचआरए जो है वो आपका बेसिक का 50% है, कंपनी की पॉलिसी है। अपॉइंटमेंट लेटर देखा, आपने देखा इसको कितना पैसा मिल रहा है बेसिक सैलरी, आपने खुद टाइप करा, आपने एचआरए 50% कैलकुलेट करा। आपने देखा फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन 20% है, कार का 35% है, जितना जितना कंपनी दे रही है बेसिक सैलरी का वो आपने खुद कैलकुलेट करा। मंथली सैलरी आई, देखेंगे आप अगर इसको टोटल करेंगे तो मंथली सैलरी आएगी 53,836। इसके बाद आप क्या करेंगे, पीएफ जो है वो खुद कैलकुलेट करेंगे 12% कितना आ रहा है, ग्रेट्युटी जो दी जा रही है वो कैलकुलेट करेंगे, टोटल सीटीसी लिखेंगे। और ये आपने क्या किया, आपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट से चेक करा और उसको मिलाया जो कंपनी ने अपनी शीट में लिखा है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, और इसके हिसाब से उनको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप ये भी कर सकते थे कि उनका आप नंबर ऑफ़ डेज़ उन्होंने जो काम किया आपने उसको भी लिखा और आपने मैच करा कि भैया जितने नंबर ऑफ़ डेज़ काम किया पूरे साल में उतने नंबर ऑफ़ डेज़ की सैलरी इनको मिली है। ऐसा आप 10-15 लोगों पर देख सकते हैं। तो ये रिकम्प्यूटेशन हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। आपने एक्सपेक्टेशन बनाई वो ठीक ठाक आई, आपने कंट्रोल की टेस्टिंग करी वो ठीक ठाक आई, आपने वॉक थ्रू पहले ही करके पूरा प्रोसेस को समझ लिया। नाउ यू जस्ट हैव टू चेक कि यार जो आपका पीएफ है वो हर महीने का जो बनता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो प्रॉपरली आपके जमा हो रही हैं। आप चालान या रिटर्न मंगा सकते हैं और उससे आप चेक कर सकते हैं कि जो सैलरी शीट बन रही है वही चालान में जा रही है और वैसे ही सारी की सारी पेमेंट हो रही है। और सैलरी शीट में जो नंबर आ रहा है उन एम्प्लॉयज़ में से हमने 10-15 एम्प्लॉयज़ निकाल कर उनका तो पीएफ कैलकुलेट करा ही, वो बिल्कुल ठीक है। वो सैंपल पर हमने देख लिया, क्योंकि हर एम्प्लॉय का नहीं देख सकते। बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। जो कंपनी ने बोनस दी है उसकी भी आप चेक कर सकते हैं कि जो बोनस दिया है वो नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से दिया है कि नहीं दिया। भाई जिन व्यक्तियों ने जितना टाइम काम किया उसके हिसाब से कंपनी ने बोनस कैलकुलेट करा है कि नहीं करा। ये देखिए, जिसकी सैलरी 10,000 रुपये से कम है उसको 3500 रुपये के हिसाब से बोनस मिलेगा एज़ पर बोनस एक्ट। तो कंपनी कैसे बोनस देती है, उससे ज़्यादा दे रही है तो ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप चेक करेंगे, यहाँ पर बोनस एक्ट आ रहा है। आप जो है टीडीएस भी चेक कर सकते हैं। टीडीएस क्या होता है, हर महीने जो है सैलरी के हिसाब से कुछ टैक्स कटता है। 5 लाख तक नहीं कटता आज के टाइम में, उसके ऊपर कटता है। तो आप चेक करेंगे कि वो ठीक से कट रहा है और जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको टीडीएस चालान से मिलाएंगे। और उसकी जो क्वार्टरली रिटर्न जा रही है उसको भी चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली फाइल हो रही है, जो आपने कैलकुलेट करा उसके हिसाब से ही शो किया है और जो शो किया है वो आपने एक्चुअली में जमा कराया। तो ऐसे कर क्या होगा, आपकी सैलरी की पूरी चेकिंग हो जाएगी। आपने एक हेड काउंट की रिको भी बना ली भैया, किस किस महीने में किस बंदे ने ज्वाइन करा और किसने छोड़ा, तो वो भी आपको पता लग गया अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए। तो ऐसे ही जो है सैलरी की चेकिंग होती है, यानी कि उसके हर कंपोनेंट को आपको चेक करना होता है। बट उससे पहले आपको समझना होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने परमानेंट, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल, क्या एक्सपेक्टेशन बनेगी, पूरा डिटेल लेना होता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद आपको कुछ सैंपल निकालना होता है, उनका पूरा एचआर का प्रोसेस चेक करना होता है, वॉक थ्रू, टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, रिकम्प्यूटेशन करनी होती है सैलरी की कि भाई जो एक्चुअल अपॉइंटमेंट लेटर है उससे मैं खुद भी करता हूँ और चेक करता हूँ कि आपका भी वैसे ही हो रहा है। साथ में स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस आप चेक करते हैं, चाहे वो बोनस का हो गया, टीडीएस हो गया, पीएफ का हो गया, वो सारे कंप्लाइंसेस एज़ पर लॉ फॉलो किए जा रहे हैं। और बाकी जो सैलरी के और कंपोनेंट हो गए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि भैया अगर कोई बोनस दिया जा रहा है या कोई लीव एनकैशमेंट भी हो सकती है, तो उसका
पर्पज़ क्या है, कंपनी से पूछो आप। बोनस आप एक्ट के थ्रू दे रहे हैं या अपना वॉलंटरी दे रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसी है। जो एक्ट में लिखा है वो तो फॉलो कर ही रहे हैं ना, तो चलो उसका डिटेल दे दो। वो डिटेल पे आप वर्किंग करके देख सकते हो कि भैया अच्छा जो इन्होंने बोला है उस हिसाब से डिटेल्स जो आई हैं और कैलकुलेशन जो हुई है वो बिल्कुल ठीक है। अगर मेजर कंपोनेंट है तो कुछ सैंपल उठाकर उसकी आप और इन डेप्थ चेकिंग कर सकते हैं कि चलो जो अटेंडेंस है या नंबर ऑफ डेज वर्कड हैं उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन हुआ है, तो सैलरी शीट के साथ मुझे अटेंडेंस रजिस्टर भी दे दो आप। अटेंडेंस रजिस्टर में सब चीज़ ठीक है कि नहीं है उसको मैच कर लो, बायोमेट्रिक होता है या सीसीटीवी फुटेज से कि सच में बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फर्जी रिकॉर्ड बन रही हैं। तो ऐसे कर कर आप चीज़ें चेक कर सकते हैं और एक सैलरी पर आप कंट्रोल ला सकते हैं कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है। इसके अलावा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस मैंने बताया, तो उसके लिए आप बिल वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर कोई स्नैक्स का, कोई खाने पीने का खर्चा हो रहा है, छोटा मोटा एक्सपेंस होता है, तो उसके बिल चेक कर सकते हैं। अल्टीमेटली ऑडिटर को रिलाई करना ही पड़ेगा। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है, उसको सब चीज़ें दिख रही है, प्रोसेस उसे दिख रहा है फॉलो होता हुआ, सीसीटीवी कैमरे में बंदे आते हुए दिख रहे हैं, बायोमेट्रिक पंच लगाते हुए दिख रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर दिख रहा है, उसको हेड साइन कर रहा है, तो ये थोड़ी मानेगा कि सब कुछ फ्रॉड है। ऑडिटर मानेगा सब कुछ ठीक है। पर ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप इस कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि ये ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में पेरोल के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी प्रैक्टिकल ऑडिटिंग के बैच को ज़रूर शेयर करिएगा। उसमें और कुछ वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम में डिमांड करिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टाटा बाय बाय।